जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देवदत्त मिश्रा और मैंने आपके लिए शुरू कर दी है आपके डिमांड पर करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समाचार को प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको परीक्षा के समय आने वाले प्रश्नों में करंट अफेयर से कोई दिक्कत न हो पाए। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, आज के किस प्रकार के प्रश्नों को हम शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है, भारत में शुरू हो रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें यदि आप समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे तो पता चला होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीनों के एक साथ इमरजेंसी अनुप्रयोग की इजाजत दी गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन आपको समझ में आया। अब कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है, कोवैक्सीन क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। उससे पहले जानना जरूरी है कि इस वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है। कोरोना वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वायरस का एक तो सबसे बड़ी बात है, ये जो वायरस है ये सिंगल आरएनए बेस्ड वायरस है। कैसा वायरस है? सिंगल आरएनए बेस्ड वायरस है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, इसमें ये जो है ये प्रोटीन की जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स समझ रहे हैं, जैसे जो कांटा होता है, जो जूते में आप देखते होंगे कांटा निकलता है, वैसे ही इस वायरस में, इस वायरस के चारों तरफ जो है स्पाइक्स होती हैं प्रोटीन की, और ये स्पाइक्स पूरा इस प्रकार से दिखता है जैसे क्या हो, क्राउन हो। इस वजह से जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसको कोरोना वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना वायरस कहते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस एक नहीं, कोरोना वायरस वायरसों का एक पूरा समूह है। इस समय जो आपकी बीमारी फैली हुई है, जिसके संदर्भ में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उस बीमारी का नाम तो आप जानते ही हैं। उस बीमारी का क्या नाम है? कोविड-19। क्या नाम है? कोविड-19। और किस वायरस की वजह से फैल रहा है, उस वायरस का नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कोविड-19 बीमारी किस वायरस की वजह से फैल रहा है, तो आप पता चला कोरोना वायरस केवल लगा के चले गए। कोरोना वायरस केवल अकेला वायरस नहीं है। कोविड-19 जो फैल रहा है, जो बीमारी फैल रही है, उसका जो वायरस है, उस वायरस को हम कहते हैं SARS-CoV-2। उस वायरस का क्या नाम है? SARS-CoV-2। यानी इस समय जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, बीमारी कौन सी है? कोविड-19, और वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2 नाम है। ठीक है। अच्छा, ये तो था जो है कोरोना वायरस और कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। अब जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है उसमें 2 वैक्सीन्स के प्रयोग की भारत में इजाजत दी गई है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों के एक साथ प्रयोग की इजाजत दी गई है, तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा, ये कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसको ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिल करके एक साथ डेवलप किया है, और भारत में इसका जो निर्माण कर रही है वो कौन सी कर रही है? SII मतलब कौन हो गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका जो है भारत में निर्माण कर रही है। यानी डेवलप किसने किया है? ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने, और बना कौन रही भारत में? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दूसरी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये अपनी स्वदेशी वैक्सीन है। इसका अपने देश में भारत बायोटेक नाम की कंपनी है, उसने जो है स्वयं परीक्षण किया है, और परीक्षण करने के बाद जो है इसका उत्पादन कर रही है, और इसकी इमरजेंसी उपयोग की जो है इजाजत मिली हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। अब ये प्रश्न इस समय क्यों आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का केवड़िया जानते हैं, वहां से 8 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। 8 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। केवड़िया क्या है? केवड़िया में ही विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। कहां? गुजरात के केवड़िया में। कहां बनी हुई है? गुजरात के केवड़िया में। यानी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहां है? अपने भारत में। भारत में कहां है? गुजरात में। गुजरात में कहां है? केवड़िया में है।
इसके पहले तक स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसिक दाइबुत्सु, ये सब जो है बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की सूची में शामिल हुआ करती थी। लेकिन अब विश्व की सबसे बड़ी जो ऊंची प्रतिमा है उसमें भारत की अपनी प्रतिमा क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी इमेज है, किसकी प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जा रहा है? भाई सरदार वल्लभ भाई प्रतिमा कह दिया जाता, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जा रहा है? तो आपको मालूम होगा कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के पास जो है ढेर सारी देशी रियासतें थी, उनके भारत में एकीकरण की जो है बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का समाधान निकालने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और देश का एकीकरण करने वाले पुरुष भी कहते हैं। तो उनके सम्मान में ये सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। यूनिटी का मतलब यूनाइट करने वाले, उन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया। समझ में आया आपको? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। नए बदलाव के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? आप जानते हैं कि अभी समाचारों में आया है सूचना की बजट जो है इस बार का पेपरलेस होगा। कैसा होगा? पेपरलेस, यानी उसकी कोई प्रति छपेगी नहीं, सबको उसकी डिजिटल कॉपी दी जाएगी। कैसी कॉपी दी जाएगी? डिजिटल कॉपी दी जाएगी। इस संदर्भ में एमएसएमई सेक्टर पर विशेषज्ञों का ज्यादा जोर है कि एमएसएमई सेक्टर पर सरकार ज्यादा फोकस करे। किस पर ज्यादा फोकस करे? एमएसएमई सेक्टर पर। अब समझते हैं कि एमएसएमई सेक्टर है क्या। तो एमएसएमई सेक्टर को हम समझते हैं कि एमएसएमई सेक्टर क्या है। भारत सरकार में एमएसएमई एक मंत्रालय है जिसको क्या कहते हैं? माइक्रो, एम फॉर क्या हो गया? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? इसका हिंदी नाम हो जाएगा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। क्या नाम हो जाएगा? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। नए बदलाव के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योग किसे की संज्ञा किसे दी जाएगी? यानी माइक्रो, आपसे पूछा जाएगा माइक्रो इंडस्ट्रीज की संज्ञा किसे दी जाएगी? तो हम देखते हैं कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो नोटिफिकेशन क्या है? ये भारत सरकार का राजपत्र है। ठीक है। भारत सरकार के राजपत्र में जो है साफ साफ लिखा गया है उद्यमों का वर्गीकरण। आप यहां देखेंगे तो दिखा गया है कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत, यानी किसकी बात हो रही है? एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि निम्नलिखित को उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर फिर से वर्गीकृत किया जा रहा है। यानी अभी तक जो वर्गीकरण था उसको छोड़ते हुए नया वर्गीकरण फिर से किया जा रहा है। क्या वर्गीकरण किया जा रहा है? पहला जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसमें आपको बताया जा रहा है कि ऐसा सूक्ष्म उद्यम जहां संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर यानी इन्वेस्टमेंट, इन सब के इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च न हो। यानी जो इन्वेस्टमेंट हो किसमें? संयंत्र, मशीनरी और इन सब के खरीदने में 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, या साल भर का जो टर्नओवर हो वो क्या हो? 5 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे माइक्रो इंडस्ट्रीज। माइक्रो इंडस्ट्रीज कहने का मतलब क्या कहेंगे? सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। कौन सा उद्योग कहेंगे? सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि लघु उद्योग। लघु उद्योग का मतलब क्या हो गया? एम के बाद क्या आएगा? यस फॉर स्मॉल। लघु उद्योग क्या है? जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो? 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो और वार्षिक टर्नओवर क्या हो? 50 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो।
तीसरा क्या है, तीसरा जो मीडियम इंटरप्राइज है, मीडियम इंटरप्राइज उसको कहते हैं जहां इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो और जो टर्नओवर हो वो क्या हो, 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। तो इस प्रश्न में सही विकल्प क्या होगा, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा कि 1 करोड़ का निवेश हो या 5 करोड़ का टर्नओवर हो, उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। सूक्ष्म उद्योग का मतलब माइक्रो इंडस्ट्रीज कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो है उनका क्या नाम है, जो बिडेन। क्या नाम है, जो बिडेन। ये सत्ता संभालने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न इन दिनों चर्चा में क्यों बना हुआ है, ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये जो है सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये सत्ता जो है छोड़ना नहीं चाहते और चाहते हैं किसी प्रकार से जो चुनाव हुए हैं उसको अयोग्य घोषित करके कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है सेधमारी हुई है, गलत वोटिंग पड़ी हुई है, इस प्रकार से करके वोटिंग को क्या करा दिया जाए, कैंसिल करा दिया जाए और हम सत्ता में बने रहें, जिस वजह से वहाँ ढेर सारा जो है उग्र प्रदर्शन हुआ और हिंसा भी हुई। पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है सत्ता हस्तांतरण अमेरिका के राष्ट्रपति का। तो इस संदर्भ में आपका जानना जरूरी है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन अब नए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, जो बिडेन बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें एक कार्यकाल में 2 बार से अधिक महाभियोग का सामना करना पड़ा। तो अमेरिका के वह राष्ट्रपति एक ही कार्यकाल में, एक कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति का कितना होता है, 4 वर्षों का होता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्षों का होता है। तो इन सब में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसे एक ही कार्यकाल में, इन्हीं 4 वर्षों के दौरान महाअभियोग का सामना करना पड़ा। ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहा है कि महाअभियोग पारित हो गया, क्योंकि महाअभियोग पारित हो जाएगा तो उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, तो एक कार्यकाल में दूसरे की बार की नौबत ही नहीं आएगी जब राष्ट्रपति से हटा दिए जाएंगे। यानी महाअभियोग प्रक्रिया की शुरुआत की गई, लेकिन वो जो है पारित नहीं हो पाया, क्योंकि महाअभियोग का पारित हो पाना एक बहुत ही जटिल, बहुत ही लेंदी प्रक्रिया है। तो ऐसे राष्ट्रपति होने का गौरव किसे मिला हुआ है, अपने डोनाल्ड ट्रंप को, जो अभी वहां के पुराने राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनको क्या हुआ है, उन्हें एक बार शुरू में महाअभियोग का सामना करना पड़ा था और अभी हाल ही में उनको फिर से महाअभियोग का सामना करना पड़ा। अमेरिका के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। अमेरिका का प्रश्न आया है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी हम जानते हैं वाशिंगटन डीसी है। क्या है, वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। यहाँ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर क्या है, वो है न्यूयॉर्क। क्या है, न्यूयॉर्क जो है यहाँ की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अमेरिका के बारे में और जानेंगे। और क्या बात है, अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। कौन सा, तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। पहले को तो आप जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, चीन में रहती है, और दूसरी जो सबसे ज्यादा आबादी रहती है वो कहाँ रहती है, अपने भारत में रहती है। तीसरी जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है वो कहाँ रहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। ठीक है, अमेरिका, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, आपने पढ़ा होगा भूगोल में कि 2 कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक कॉन्टिनेंट को बोलते हैं हम नॉर्थ अमेरिका और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका। यानी 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है या फिर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाल ही में भारत यात्रा पर आए नेपाल के विदेश मंत्री कौन है।
तो अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से पुष्प दहल, कमल प्रचंड, सूर्य कुमार थापा, प्रदीप कुमार ग्यावली, रामवरण यादव। प्रदीप कुमार ग्यावली जो है वो अभी अभी 2 दिन पहले भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? एस जयशंकर से मुलाकात की। यह भारत और नेपाल के संबंधों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत और नेपाल अपने सीमा विवाद को लेकर के दोनों देशों के बीच में क्या है, तनातनी है। सीमा विवाद क्या है? सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच 3 चीजों को लेकर के है। काला पानी, लिम्पी धुरिया, इन सब क्षेत्रों को लेकर के भारत और नेपाल के दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये क्या है, हमारे क्षेत्र का हिस्सा है। अच्छा, नेपाल की बात आई है तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति को नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और भारत यात्रा पर आए नेपाल के विदेश मंत्री कौन थे? प्रदीप कुमार ग्यावली। प्रदीप कुमार ग्यावली जो है अभी हाल ही में भारत यात्रा पर आए हैं और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस राज्य का परंपरागत खेल है? अब ये जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू का संदर्भ, जल्लीकट्टू क्यों इस समय जो है चर्चा में है? आप जानते हैं कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जो दोनों मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो है यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए अभी हाल ही में देखे होंगे कि एक पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता जो है जल्लीकट्टू का खेल देखने के लिए कहाँ गए थे? तमिलनाडु में उपस्थित थे। तो जल्लीकट्टू किस राज्य का परंपरागत खेल है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का परंपरागत खेल है। जल्लीकट्टू होता क्या है? जल्लीकट्टू में क्या होती है? बुल यानी सांडों की दौड़ होती है और उन सांडों को नियंत्रित करने के लिए जो है जो धावक होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। अगर नियंत्रित कर लेते हैं तो उनको जो है क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है? जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का खेल। यह कब आयोजित किया जाता है? जल्लीकट्टू आयोजित किया जाता है पोंगल के अवसर पर। किसके अवसर पर? पोंगल के अवसर पर। पोंगल क्या है? पोंगल तमिल हिंदुओं का एक त्योहार है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति मनाने पर क्या करते हैं? खिचड़ी वगैरह जो है उस दिन पका करके खाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तमिल हिंदू क्या करते हैं? पोंगल एक विशेष प्रकार का चावल होता है और उस चावल का क्या बनाते हैं? डिश बनाते हैं। ये भी बिल्कुल मकर संक्रांति के दिन ही 14 जनवरी के आसपास ही क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये कैसा फसल है? ये कैसा फेस्टिवल है? इसको जो बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। मतलब जब लोग नई फसल को बो लेते हैं उसके बाद जो त्योहार मनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। इस संदर्भ में आपने जाना कि जल्लीकट्टू किस राज्य का परंपरागत खेल है? तमिलनाडु का परंपरागत खेल है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू इस समय देश के लगभग 10 से अधिक राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है। किसका प्रकोप फैला हुआ है? बर्ड फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है। बर्ड फ्लू को जो है शुद्ध भाषा में कहें तो एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। हिंदी में एवियन इन्फ्लुएंजा। वैसे क्या कहते हैं? सामान्य नाम इसका क्या है? बर्ड फ्लू है। सामान्य नाम क्या है इसका? बर्ड फ्लू है। यह जो है विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया नहीं है। इसका जो वायरस होता है उस वायरस का नाम क्या है? H5N1 है। सबसे कॉमन वायरस बर्ड फ्लू का क्या है? H5N1। आप लोग प्रायः कंफ्यूज रहते हैं। ऑप्शन में अगर दे दिया जाता है H1N1 तो आप लोग घबरा करके क्या टिक कर देते हैं? H1N1 टिक कर देते हैं। लेकिन H1N1 बर्ड फ्लू का वायरस नहीं है। बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? H5N1।
H1N1 किसका वायरस है? H1N1 जो है स्वाइन फ्लू का वायरस है। किसका वायरस है? स्वाइन फ्लू का वायरस है। ये भी समय समय पर जो है फैलता रहता है। बर्ड फ्लू की बीमारी पक्षियों से आदमियों में भी हो सकती है। अगर उनके संपर्क में आदमी रहें तो ये बीमारी पक्षियों से आदमियों में हो सकती है। हालांकि यह जो है, यह वायरस जो है, जो H5N1 है, ये टेम्परेचर के प्रति अधिक संवेदनशील रहता है। यानी अगर हम चिकन्स को ज़्यादा पका करके खाएं तो बर्ड फ्लू का जो खतरा होता है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है पुदुचेरी की वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? अब ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है आपसे? तो एक छोटी सी जो है लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी, क्या नाम है उनका? वी नारायण सामी, ये जो है अपने ही उपराज्यपाल, पुदुचेरी के ही उपराज्यपाल के विरुद्ध धरने पर बैठ गए हैं। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है? नजीब जंग, मनोज सिन्हा, किरण बेदी, आनंदीबेन पटेल। तो आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल कहाँ की राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल कहाँ की राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। किरण बेदी जो है, ये जो है पुदुचेरी की वर्तमान उपराज्यपाल हैं। कौन उपराज्यपाल है? किरण बेदी। मनोज सिन्हा कहाँ के हैं? मनोज सिन्हा हैं जम्मू और कश्मीर के नए राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल। कहाँ के? जम्मू और कश्मीर के। नजीब जंग जो है हुआ करते थे कहाँ के? दिल्ली के हुआ करते थे। इस समय नजीब जंग दिल्ली के भी उपराज्यपाल नहीं है। यानी पुदुचेरी की वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान उपराज्यपाल है किरण बेदी। अब ऐसा क्या है कि पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी हैं वो जो है किरण बेदी के विरुद्ध यानी उपराज्यपाल के विरुद्ध धरने पर बैठ गए हैं। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुदुचेरी ऐसा जो है यूनियन टेरिटरी है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बिल्कुल दिल्ली की तरह, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के अधिकार बड़े सीमित रहते हैं। समझ गए? ज्यादातर जो अधिकार हैं वो किसके पास रहते हैं? वो उपराज्यपाल के पास रहते हैं। इसलिए दोनों के बीच क्या होती है? शासन चलाने को लेकर के मतभेद होती रहती है। किरण बेदी चूंकि पूर्व आईपीएस रह चुकी हैं, आईपीएस क्या कह लीजिए कि भारत की सबसे पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी हैं। किरण बेदी क्या है? भारत की पहली महिला आईपीएस है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जानना जरूरी है। तो दोनों के बीच शासन चलाने को लेकर के मतभेद होते रहते हैं। इस वजह से मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों के बीच क्या होता रहता है? मतभेद होता रहता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 239A, आर्टिकल 239A में पुदुचेरी की राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्री होंगे और उनका जो प्रमुख शासन का दायित्व होगा किसका होगा? उपराज्यपाल, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आज के इस सेक्शन को हम यही पूरा करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वेबसाइट www.coaching.in पर जरूर जाएं।